बात की खास पेशकश कहानियों का काफिला में आपका स्वागत है। कहानियों का काफिला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ हिंदी के प्रथम पंक्ति के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। यह कहानी प्रेम के उदात्त स्वरूप को प्रतिष्ठित करती है। मात्र 3 शब्द नायक को सदा स्मरण रहते हैं और वहीं उसकी जीवन यात्रा का ध्रुव तारा बन जाते हैं। मात्र एक वचन के लिए प्राणों की आहुति दे देना उच्च आदर्श की गरिमा स्थापित करता है। संपूर्ण कहानी में कहानी का नायक लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम का चित्रण दिखाई नहीं देता। दोनों ओर से कभी भी प्रणय निवेदन नहीं किया गया और न ही लेखक की उस विषय में कोई टिप्पणी भी है, किंतु फिर भी यह कहानी एक संदेश पाठक तक पहुंचाता ही है और यही इस कहानी की उत्कृष्टता का परिणाम है। पूर्णतः प्रेम को परिभाषित करने वाली यह कहानी सभी के दिल को छू लेती है। तो आइए सुनते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था आलोक रंजन पांडे की स्वर में। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का मरहम लगवावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कें पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़ों को नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पौरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी, निराशा और क्षोभ को अवतार बन नाक की सीधे चल जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने खोमचे और भारे वाले के जंगल में रह खाते हैं। क्या मजाल है कि जौ और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचन वाली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ही न था। तेरे घर कहाँ हैं? मरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर वहीं धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली।
रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हुए हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लिटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सी और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर 9 लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टिकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं एवं अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान नहीं दिया तो नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है। लहना सिंह बोले, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे के बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उठ सिगरी के कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर चाट लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दे दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होड़ों को यहाँ भी बुला लूँगा या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, फ़ोटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसा मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम दोनों अपने कंबल उसे ओढ़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी की तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम मांदे में न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खांड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन का आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मेरे जर्मन और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर न जानिए, कर लेना लौंगा द व्यापार मांडिए, कर लेना नारेदा सौदा अड़िए, ओए लाना चटका कुदवे ना, कद्दू बनया वे मज़ेदार गोरिए, हुन लाना चटका कदुए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरभारी सिख ऐसे लुच्चों की गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए।
मानो 4 दिन में सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर बीत गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुख पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगरी है ना, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन लपटम साहब? हुक्म हजार, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इस समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटम साहब के पटियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों जैसे कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटम साहब 5 वर्ष से अधिक रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी के ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि एक ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार देखने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो सिंह होंगे। हाँ, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, DSLI ले आता हूँ, कहकर लहना सिकंदर में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबों उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए? धोखा है। सूबेदार होड़ा टीचर में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो पलटन,
के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न ठहरके, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक देशलाई जलाकर गुत्थी पर रखने की बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से देशलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब के गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगरी के पास लिपटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्होंने अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यहाँ सिख की सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच की सींग भी होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना से कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे के लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्ची को दवाई देकर जाता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाया था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज आने वाला है। डाक बाबू पुल्लू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धमाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों को कसने से लहू निकलना बंद हो गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बार ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और वे 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। इन मौक़ों पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो थे रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घावों को खंदक की गीली मिट्टी से भर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसने प्रकाश से
संस्कृत कवियों को दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत विनो उपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि पर बूटों से चिपक रही थी, और जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारे हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू ना होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पहुँच गई। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रख दी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घाव थोड़ा है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बड़रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना सिंह ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरा और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशमी बूटों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे को पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली थी कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सोनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुरमाई हो गई? धत, कल ही तो हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले को घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकानदार के तख्ते पर खड़ा कर दिया था।
ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझा कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह की आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमेदार लहना सिंह नहीं रहा। कैसी लगी आपको यह दिल को छूने वाली कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए लोक बात को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यदि कोई आप कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर उस कहानी को आप तक पहुंचाएंगे। बहुत